everyone, a very warm welcome to Desires YouTube channel. We are going to start with today's news and the हिंदू में देखा जाए आज क्या important news रही है. ये RBI keeps policy rate unchanged. So ये एक important news है Indian economy से related and it is there कि RBI ने सम की पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं एंड शशिकांत दास जी का ये बोलना है कि जो भी डिसीजन है वो बहुत ही जुडिशियसली लिए गए हैं और एक मोटिव ये है बिहाइंड ऑल दिस डिसीजंस की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कंट्री में चल रही है उसको एक बेनिफिशियली इफेक्ट दिया जा सके, उसको मैक्सिमाइज करा जा सके. ओके, सो इसीलिए ये सारे डिसीजंस लिए गए हैं. चलिए देखते हैं क्या वो की पॉलिसी डिसीजंस हैं. तो फर्स्ट वन इज दैट कि बैंक्स ने अलाउ कर दिया है कि जो स्ट्रेस्ड लोन्स हैं, स्ट्रेस लोन्स मतलब जहाँ पे अभी पेमेंट नहीं हो पा रहा है लोन्स का, तो उसको कैसे रिस्ट्रक्चर करना है, उसको कैसे मैनेज करना है. जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने ले रखे हैं या फिर एमएसएमई ने ले रखे हैं, तो उस चीज़ को कैसे रिस्ट्रक्चर करना है, तो बैंक्स को अलाउड कर दिया है. अदर थिंग इज दैट सेकेंड पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल बोरोवर्स भी होते हैं. देखो ये तो हो गया कि कॉर्पोरेट और एमएसएमई कंपनीज वगैरह हैं उनसे कैसे डील करना है, लोन्स जो नहीं पे कर पाए हैं उसके. अब आया सेकेंड थिंग इंडिविजुअल बोरोवर्स. तो इसका कैसे मैनेज होगा, तो इसमें ये है कि जो बैंक्स हैं उनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी कि वो कैसे रिलीफ मेजर्स इंडिविजुअल कस्टमर्स को दे सकें. ओके, और ये पावर किसके पास होगी, बैंक का जो मैनेजर है उसके पास रहेगी. सो ज़्यादातर वो क्या होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वगैरह इन सब को देखते हुए डिसीजंस लेंगे कि जो और एज वेल एज कि वो कितना पे करते हैं, उनका क्रेडिट क्या है, उनका वर्थ क्या है, इस सब के बेसिस पे जो है, इन सब पॉइंट्स के बेसिस पे जो है एक रिलीफ दिया जाएगा. ओके, अदर थिंग इज थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो है जो मोरेटोरियम है जिसको बढ़ा दिया गया था अगस्त 31 तक कि लोन जो है आप अगस्त 31 तक पे कर सकते हैं. आप जो है उस पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, लोगों को पे करना पड़ेगा. ओके, फोर्थ पॉइंट इज दैट कि जो है गोल्ड के उस पे बेसिस पे ज़्यादातर लोग क्या होता है कि गोल्ड रख देते हैं. ओके, बैंक से और उसके अगेंस्ट में लोन ले लेते हैं. ओके, ज़्यादा और जैसे होता है कि मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं उनको अगर दिया जाए तो लोग अपना फिर गोल्ड छुड़ा नहीं पाते हैं, वो फंस जाता है और छुड़ाने के लिए उनको बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है. बट अगर बैंक पे देते हैं तो एक थोड़ा सा कहते हैं कॉन्फिडेंस बना रहता है कि जो उन्होंने रखा है वो उनको वापस मिल जाएगा. तो एक बोरोइंग लिमिट अगेंस्ट द गोल्ड है वो रिलैक्स हो गई है. एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि जो है टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years फॉर पर्सनल लोन्स. ओके, वो एक्सटेंड करा जा सकता है. एंड 10,000 करोड़ सपोर्ट मिलेगा नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए, नाबार्ड के लिए. और स्टार्टअप्स इधर बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं ज़्यादातर ऑनलाइन सेक्टर में, तो उनको जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स दिया जाएगा. बिकॉज स्टार्टअप्स जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत फेस करते हैं कि उनको ग्रो भी करना है एज वेल एज थोड़ा बहुत अर्न भी करना है. तो इसको कैसे मैनेज करा जाए, डिफरेंट चीज़ों में लगाना पड़ता है पैसा, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करा जाए, तो इसके लिए जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के तहत स्टार्टअप्स आ गए हैं. ओके, सो इसमें क्या होगा कि इनको लो इंटरेस्ट पे जो है लोन वगैरह मिल जाएगा. अब जो है हम अदर टॉपिक्स पर आते हैं और देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है. दैट इज़ इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज यूएनएससी मूव ऑन कश्मीर. तो चाइना ने जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मूव जो है 370 जो आर्टिकल है इसको रिवोक करने का मुद्दा जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखा, जिसको इंडिया ने जो है बोल दिया कि ये हमारा डोमेस्टिक इंटरनल अफेयर है और इस पे जो है इसको यूएनएससी में लाने का कोई बात नहीं बनता है. तो पूरा तरह से इंडिया ने ये मामला हटा दिया यूएनएससी से. ओके, एंड अदर अब हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस के टॉपिक्स पे. इस पे ईडब्ल्यूएस कोटा लॉ और हाउ आर इन्फ्लेशन रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट आर लिंक्ड, केवल हम ये 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे एक्सप्लेन पेज से. सो ईडब्ल्यूएस कोटा लॉ ये क्या है, ये जो 5 जज बेंच है विल लुक इनटू.
देखो, जो EWS है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए कोटा प्रोविज़न है कि 10% उनको मिल जाना चाहिए। सो ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से जो है ये EWS सेक्शन के लिए रिजर्वेशन प्रोविज़न आया। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेफर टू ए 5 जज बेंच ए बैच ऑफ पटिशन जिसने कि 103rd जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज कर दिया है। ओके, तो 5 जज पटिशन को ये चीज़ रेफर की गई है। और व्हाट इज़ द अमेंडमेंट, क्या है 103rd अमेंडमेंट है क्या? इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 10% रिजर्वेशन जो है ये गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग होते हैं उनके लिए प्रोवाइडेड है। ओके, और इसके लिए आर्टिकल 15 और 16 जो कि जो है फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी से डील करते हैं उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस ला दिए गए। सो वाइल आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिट करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कौन कौन से ग्राउंड पे, ये ग्राउंड्स मेंशन याद रखना कि कौन कौन से ग्राउंड पे जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है अलाउड नहीं है। वो हो गया रिलीजन के नेम पर, रेस के नेम पर, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 16, ओके, जिसको अमेंड करने को बोला गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को एकदम लाने के लिए प्लेटफॉर्म पे। इसमें क्या है कि जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो एडिशनल क्लॉज वाज एडेड टू बोथ द प्रोविजन गिविंग पार्लियामेंट टू पावर कि जिससे कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लॉज ला सके, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज वगैरह के लिए आया था। सो स्टेट्स आर टू नोटिफाई कि कौन कौन से वो EWS के लिए एलिजिबल होंगे फॉर रिजर्वेशन। सो व्हाट डज रेफरेंस मीन्स कि अब जैसे ये 5 जज बेंच के लिए रेफरेंस कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या है? इफ रेफरेंस टू ए लार्जर बेंच मीन्स कि जो भी लीगल चैलेंज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आर्टिकल 145(3) में क्या दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के कि मिनिमम नंबर ऑफ जज जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन वाला अगर करना है तो मिनिमम जज कितना होना चाहिए? लगभग 2 तो होने ही चाहिए। ओके, सो मिनिमम जज हु आर सिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस जिसमें कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो शैल बी 5, तो वो 5 होना ही है अकॉर्डिंग टू द 145(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 ऑल्सो से कि रिट पिटीशन दैट एलीज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर कहीं पे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है विल जनरली बी हियर्ड, वो 2 जज से होगा। ओके, अगर जो है ये चीज़ एकदम याद रखने वाली है कि कहीं पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वाली बात आती है तो ये कितने जज सॉल्व करेगी क्वेश्चन? ये 5 जज की बेंच होगी, मीन्स 5 जजेस होंगे जो ये क्वेश्चन इस पे बैठेंगे। बट अगर कहीं फंडामेंटल राइट की बात आती है तो यहाँ पे 2 लोगों से 2 जज बेंच बैठेगी जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता है। ओके, और ये है कि लॉज मेड बाय पार्लियामेंट आर प्रिज्यूम टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अनटिल अदरवाइज इन द कोर्ट। सो जितने भी लॉज पार्लियामेंट माने मिनिमम तो 2 बैठ नहीं है। ओके, बट इस केस में चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है इसलिए यहाँ पे और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वाला भी है, इसलिए यहाँ पे 5 जज बेंच बैठेगी EWS कोटा लॉ को देखने के लिए। सो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज, किस इस ग्राउंड पे चैलेंज करा गया है? पहला ग्राउंड ये है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, पहला तो ये बोल दिया गया। और इसमें ये है कि जो दिया गया है कि स्पेशल प्रोटेक्शन है वो केवल सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को दी गई है इन द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, एंड दैट इज़ द 103rd जो अमेंडमेंट है वो डिपार्ट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर से। बट ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तो कहीं डिफाइंड है नहीं। एनी लॉ दैट वायलेट इट इज़ अंडरस्टूड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो पेटिशनर ने चैलेंज करा ऑन द ग्राउंड कि वो वायलेट करता है जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो रूलिंग आई थी उस चीज़ को ये EWS कोटा लॉ जो है ये वायलेट कर रहा है। और
माने ये जो 50% का जो कैप है, इससे जो है ये चीज़ ज़्यादा जा रही है। ओके, सो ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम दिखाई इसमें, और इसी के बेसिस पे वो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। So backward cannot be the sole criteria for identifying the backward class. तो backwardness को एक क्राइटेरिया नहीं चुना जा सकता है। Another challenge क्या है? Has been made on behalf of the private अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इन्होंने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट है टू प्रैक्टिस अ ट्रेड प्रोफेशन, ये वायलेट होता है कि अगर हम 10% जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे देते हैं, एंड इट कंपेल्स देम टू इम्प्लीमेंट इट्स रिजर्वेशन पॉलिसी, और एडमिट करना पड़ जाएगा स्टूडेंट को ऑन द बेसिस ऑफ EWS अदर देन द मेरिट। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रीजंस दिए गए हैं और इसी के बेसिस पे वो पिटिशन फाइल हुआ है। सो व्हाट आर द गवर्नमेंट आर्गुमेंट? गवर्नमेंट के क्या आर्गुमेंट है ये देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फाइल्ड काउंटर एफिडेविट। ओके, सो गवर्नमेंट आर्ग्यूड कि आर्टिकल 46 ऑफ द DPSP में ये मेंशन्ड है कि ये ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड द स्टेट शेल प्रमोट स्पेशल केयर द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, एंड शेल प्रोटेक्ट देम कि उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। ओके, फॉर द अनएडेड इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट आर्ग्यूड कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउज द पार्लियामेंट टू प्लेस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं ऑन द राइट टू कैरी ऑन ट्रेड। ओके, तो ये वाला कहना जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है कि उनका फ्री ट्रेड वो प्रोफेस नहीं हो पा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं और इसका कोई बेसिस नहीं है। So what are the terms of reference framed by the court? So Supreme Court agreed that the case involved at least 3 substantial questions of law है, जिसमें economic criteria है भी alone नहीं है to determine the backwardness, and exceeds the ceiling of 50% जो कोटा है वो चीज़ है, and the right of unaided, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे जो है ये पूरा केस जो है लड़ा जा रहा है। ओके, एंड चलिए अब हम पढ़ते हैं अदर थिंग, एंड दैट इज़ हाउ आर इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट लिंक। सो वाइल बहुत लोग सोच रहे थे कि RBI जो है रेपो रेट वगैरह कट कर देगी और ये सारी चीज़ें आएंगी। सो व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन द ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट? अब जो है इनकम्स जैसे जैसे लोगों की बढ़ती चली जाती है, तो होता क्या है कि मोर एंड पीपुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मनी हो जाता है, और जब मनी हो जाता है तो वो जितने भी गुड्स हैं वो ईज़िली बाई कर लेते हैं। ओके, तो क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, अब यहाँ पे क्या होगा कि मनी ज़्यादा है लोगों के पास और गुड्स की सप्लाई वो कम है, तो इसमें क्या होगा कि इस केस में इन्फ्लेशन आ जाएगा। ओके, और तो इस चीज़ को कंटेन करने के लिए ज़्यादातर क्या होता है, बैंक्स वगैरह क्या करती हैं कि अपने इंटरेस्ट रेट जो है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। तो जब बैंक्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देती हैं तो होता क्या है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने पर ज़्यादातर लोग जो है बैंक में इन्वेस्ट करना, वो ज़्यादा FD लेना वगैरह ये सब ज़्यादा फीसिबल समझते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई है और यहाँ पे इनको प्रॉफिट मिलेगा, तो अब क्या है उनकी थोड़ी सी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है जो मनी अभी पूरा मार्केट में था वो स्क्वीज़ हो जाएगा और वो बैंक के पास चला जाएगा, और इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रोथ रेट डिसेलरेट हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सो व्हेन ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एज हैपनिंग इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, या फिर ग्रोथ डिसेलरेट हो जाती है तो तब क्या होता है, एज ए रिजल्ट लेस एंड लेस मनी जो है वो वही जो गुड्स हैं, गुड्स तो देखो उतने ही हैं, पर अब वही जो लेस एंड लेस मनी उन गुड्स को चेस कर रहा है, तो अब क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट जो है वो इधर द इन्फ्लेशन रेट डिसेलरेटिंग, द प्राइस ग्रो एट 1%,
इंस्टेड ऑफ 5%, जिसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, या फिर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, पूरा ही डिफ्लेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। इन सच सिचुएशन सेंट्रल बैंक फिर से आती है एंड इंटरेस्ट रेट डाउन कर देती है। जब इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक डाउन कर देगी तो लोग क्यों चाहेंगे कि बैंक में वो पैसा रखें, वो फिर से वो मार्केट में लगाना शुरू कर देंगे और इससे एक इकोनॉमी में फिर से बूस्ट आ जाएगा। सो लोअर इंटरेस्ट रेट इम्प्लाई कि वहाँ पे प्रॉफिट बैंक में कम है, तो अब मार्केट में रुपए लगाना शुरू करो तो लोग अपनी सेविंग कम करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से जो है बूस्ट आ जाएगा, ग्रोथ और इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है, तो वाई हैज़ आरबीआई नॉट रेज द इंटरेस्ट रेट? तो अब क्यों नहीं आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रही है? एंड व्हेन रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ बीन अबाउट द कंफर्ट जोन। सी, जो कोविड-19 की सिचुएशन है, ओके, यहाँ पे क्या है, बहुत एक और टाइप की सिचुएशन आ गई है। क्या इन्फ्लेशन तो राइज हो रहा है, बट जो डिमांड है वो कम हो गई है, और अदर थिंग क्या है कि सप्लाई भी डिसरप्टेड हो गई है। तो अब ये एकदम डिफरेंट टाइप की सिचुएशन है कि आपके पास ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रही है। तो इस तरीके की सिचुएशन है कोविड टाइम में। तो अब क्या है कि अब ये है कि जस्ट वेट एंड वॉच की पॉलिसी करनी है। And it is true that containing inflation, RBI should raise the interest rate and under normal but इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो बहुत लोगों ने लोन ले रखा है, तो वो लोन कैसे पे करेंगे? तो ये सारी सिचुएशन आ रही है। ओके, तो इसीलिए जो है अब एकदम जो है कह सकते हैं डेडलॉक सी सिचुएशन है। बेस्ट थिंग है कि वेट फॉर द अनदर कपल ऑफ मंथ्स, कि जिससे कि चीज़ें एक सही उस पे आ जाएं स्टेज पर। इसके बाद ही जो है कोई अलग से एक डिफरेंट डिसीजन लिया जा सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।